यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए जो भी लोग लेट आए हैं, ओके, मैं उन लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, चलिए। रिलेशन को बेहतर बनाने के नियम, तो सबसे पहले हमारे रिलेशंस को कैसे बनाना है, उसका बेहतर नियम क्या है, उसे हम देखेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ जिसका मेरी लाइफ बदलने में बहुत बड़ा योगदान है। आज से 6 साल पहले की बात है। मैं ट्रेन में एक कपल से मिला। ओके जी, ये ट्रेन में सफर कर रहे थे और वहां पर एक कपल से मिले जो लेट 40 में रहे होंगे। ओके, वो दोनों ही काफी अच्छे कपल थे। उनकी जोड़ी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे। आप उनको देखकर ये कह सकते थे कि उनका जो लव था वो उतना ही जवान था जितना एक नए नवेले जोड़े का होता है। ठीक, एक पल के लिए तो मुझे भी यकीन नहीं था कि इन लोगों की दूसरी शादी तो नहीं। मतलब जब इन्होंने उनसे सामने वाले से मिले तो उनको कुछ पल के लिए डाउट हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इतना अच्छा उनका प्रेम है, इतना अच्छा प्यार है 40, ठीक है, कि कहीं उनका दूसरा लव तो नहीं है। और मैं अपनी आदत का गुलाम हूँ। ठीक है, इनकी एक जिद है, तो मैंने उनसे पूछ ही लिया। ये बहुत ही जिद्दी इंसान थे, तो इन्होंने क्या किया, उनसे पूछ ही लिया आखिर जो उनमें उनके मन की बात। ठीक है, कि सर अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ओके, इन्होंने पूछा, उनसे सवाल पूछा। वो बोले हाँ पूछो। और उनकी हाँ सुनते ही मैंने सवाल किया। ठीक है, जब उन्होंने हाँ बोला, सामने से रिप्लाई आया, तब इन्होंने क्या किया, सवाल पूछा। सर क्या आप लोगों की अभी अभी शादी हुई है, उन्होंने पूछा। मेरी बात सुनकर वो हंसे और बोले, उनको हंसी आई। ठीक है, वो बोले नहीं नहीं, हमारी शादी को तो 20 साल हो चुके हैं। उनकी शादी को कितने साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं। ठीक है, और हमारे 2 बच्चे हैं, जिनमें से बेटा आईआईटी से बीटेक कर रहा है और बेटी है हमारी, वो है 12th क्लास में। ठीक है, मैंने कहा क्या बात है सर। उनका रिप्लाई था कि क्या बात है सर। ठीक है, और मैंने फिर आगे कहा तो एक सवाल और है सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछूं। मतलब ये सिर्फ पूछते जा रहे थे, ट्रेन का सफर चल रहा है अभी उनका। ठीक है, उन्होंने कहा बिल्कुल पूछो। मैंने सवाल किया कि आपकी उम्र तक आते आते तक कई जोड़े और दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ठीक है, जबकि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक दूसरे के प्यार के प्यासे हैं, तो ऐसा हुआ कैसे। ठीक है, इन्हें भरोसा था और ये अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बता रहे थे कि आखिर में इतना प्यार, इतना लव, इतना प्रेम कैसे हुआ। ठीक है, उन्होंने मेरी बात को सुना। उनका जो क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था, उन्हें सुना। अब तक मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे, ठीक, जो शायद उन्होंने देख भी लिए थे। तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, बड़े प्यार से बैठाया, थोड़ा पानी पीने को दिया। ठीक, और फिर जो बातें उन्होंने मुझे बताई, उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ था उनकी लाइफ में जो उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुना दी, जिसे मैं उनके ही शब्दों में आपके सामने रख रहा हूँ। उन्होंने बोलना शुरू किया। ठीक है, अब इतना सब कुछ होने के बाद में बहुत सारी बातें उनको बताई, पानी वानी पिलाया, बैठाया, शांत किया उनको। अब उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया। जब आप शादी के बंधन में बंधते हैं तो आप चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, राइट, है ना। यहाँ पर जितने भी शादीशुदा लोग हैं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और आप अपनी लाइफ पार्टनर को हमेशा खुश रखें। आपके इरादे भी इस मामले में पूरी तरह से नेक होते हैं, लेकिन कई बार आपकी चाहते सच्चाई में बदल नहीं पाती। ठीक, कई बार शादी के कुछ सालों के बाद आपके रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है। ऐसा होता है यहाँ पे जितने भी शादीशुदा लोग हैं, है ना, कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लव होता है, प्रेम, वो सारी चीजें, सारी बातें, है ना, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन धीरे धीरे आते आते न जाने क्यों ऐसा होता है कि रिश्तों में कड़वाहट सी होने लगती है। ठीक है, कभी कभी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, कुछ भी ऐसा हो जाता है। और आप एक दूसरे के प्यासे होने के जगह एक दूसरे के खून के प्यासे होने लगते हैं। ठीक है, ये रियलिटी है ना, ये हमारी बहुत से लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। आपका प्यार कहीं खत्म हो जाता है और एक दूसरे के बीच काफी कड़वाहट भी आने लगती है। क्योंकि हम भारत में हैं तो हमारे यहाँ तलाक तो कम होते हैं, लेकिन रिश्ते की जो खूबसूरती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, राइट।
ओके। और लोग शादी के इस खूबसूरत रिश्ते को बोझ की तरह खींचते हैं, है ना। बहुत से लोग, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो ऐसा होता है। एक बार शादी हो जाने के बाद में बहुत से लोगों की लाइफ में ये होता है कि शादीशुदा लाइफ में होने के बाद उनकी लाइफ क्या बन जाती है, एक बोझ बन जाती है। ठीक है। उन्होंने फिर कहा, हमारे केस में भी ऐसा ही हो चुका था। शादी के कुछ सालों के बाद हम एक दूसरे से लगभग नफरत करने लगे थे। ठीक है, कुछ सालों के बाद, शादी के कुछ सालों के बाद हम एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। हम दोनों के दिलों में प्यार तो था, लेकिन हालातों के चलते हम उस प्यार से दूर हो चुके थे। हम समझा नहीं पा रहे थे कि क्या करें। और उस बीच हमें मेरे कॉलेज के सबसे खास प्रोफेसर साहब का इनविटेशन मिला। ठीक है। वो 2 साल से पहले रिटायर हो चुके थे और अपने पुश्तैनी गांव में रहते थे। वही उन्होंने अपने पैसे से बच्चों के लिए एक शानदार स्कूल बनाया। ठीक है। उनके जो टीचर थे, उन्हें क्या बनाया, एक स्कूल बनाया। और उसका उद्घाटन के मौके पर मुझे भी बुलाया गया था। ठीक है। फिर वहां पर ये गए थे। हालांकि प्रैक्टिकल होकर देखता तो मेरे हालात ऐसे नहीं थे। ठीक। मैं जा सकूं, शादी हो चुकी थी, बेटा हो चुका था, मुझे घर बनाना था और परिवार की जिम्मेदारियां भी थी। मतलब बहुत सारी, अब सभी की लाइफ में ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई बुलाता है तो अब आप जा नहीं सकते, है ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपकी लाइफ में, आपकी जिम्मेदारियां होती है, सारी चीजें, तो हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम कहीं जा नहीं पाते। ओके। घर में आपस में ही लड़ाई चलती रहती थी। नौकरी में भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि छुट्टी लेनी चाहिए या नहीं, और छुट्टी ली तो वापस आने पर मेरी नौकरी बचेगी या नहीं। तो ये नौकरी में भी ऐसा होता है। आप में से कितने लोग ऐसा नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, जिन लोगों को छुट्टी मांगने के लिए आपको बहुत पहले ही आपको बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए। और जब आप छुट्टी के लिए जाते हैं, अप्लाई करते हैं, तब अगर आपको बोला जाए कि नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, ठीक है, आप इतने दिन के लिए नहीं जा सकते, तब कैसा आपको लगता है ना। तो ऐसा होता है। लेकिन सच में ये भी था कि तिवारी सर के इनविटेशन को ना करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और चाहत भी नहीं थी। ओके। अगर तिवारी सर ना होते तो शायद मैं अपने कॉलेज को पूरा ही नहीं कर पाता। ठीक है, अगर तिवारी सर नहीं होते तो ये अपना कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे घर के नकारात्मक हालातों को समझकर उन्होंने ही बिना पैसे प्राइवेट हॉस्टल में मुझे जगह दिलवाई। ठीक है, बिना पैसों में तिवारी सर ने ही इनको प्राइवेट हॉस्टल में एक जगह दिलवाई। उन्होंने ही मेरी फीस कम करवाई थी। उन्होंने ही अपने दोस्तों से कहकर मेरे लिए बिना पैसे की किताबों की व्यवस्था कराई थी। और उनकी वजह से ही मुझे पार्ट टाइम काम मिला था, जिसके चलते मैं अपनी पूरी पढ़ाई कर पाया था। तो उनके एहसान इतने थे कि उनके इनविटेशन को ना नहीं कर सकता था, है ना। कितना सारा, मतलब कितनी मेहनत की, कितनी हेल्प की उनकी सामने वाले की, कि मतलब उनकी फीस कम करवाई, उनको प्राइवेट हॉस्टल में, प्राइवेट वहां पर उनको दाखिला दिया, वो सारी चीजें करवाई, बहुत हेल्प की उनकी। ठीक है। तो जब उनका इनविटेशन आया था, तो कैसे कर सकते थे? क्या आप में से कोई कर सकते हैं ऐसा कि आपके मतलब बहुत सारे लोगों ने, अगर किसी एक पर्सन ने आपकी मदद की है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ खास लोग भी होते हैं। ठीक है, फिर आप उनको याद करते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर उनने आपको इनवाइट किया है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? है ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि यस, हमको भी वहां जाना चाहिए है। ठीक है। और उन्होंने जितने एहसान किए थे, वो तो कभी उन्होंने जताए भी नहीं, लेकिन प्यार खूब जताया और खूब दिल खोलकर बोला। और जितना प्यार मुझे तिवारी सर से मिला था, उन्होंने कहीं ज्यादा प्यार उनकी पत्नी से मिला था। तिवारी सर और तिवारी मैम के दिल में उनके सभी स्टूडेंट के लिए बहुत जगह थी। हम जब चाहे उनके घर जा सकते थे, लिविंग रूम और स्टडी तो ठीक है, लेकिन हम पूरे घर में आजादी से घूम सकते थे। मतलब इतना प्यार था उन लोगों में कि ये पूरा आसानी से उनके घर में घूम सकते थे। हमें उन्होंने कभी रोका नहीं। बस तिवारी मैम की एक शर्त थी कि कोई भी उनके किचन और पूजा घर में नहीं जा सकता। ठीक है, सब जगह की छूट थी, लेकिन सिर्फ क्या नहीं कर सकते थे, वहां नहीं जा सकते थे। कहाँ पर? एक किचन में उनका अलाउ नहीं था जाना, और दूसरा है कि पूजा घर में जाना अलाउ नहीं था। कई बार तो ये रिस्ट्रिक्शंस तिवारी सर पर भी होता था, खास करके जब
खास करके जब तक वो नहाए बिना किचन या पूजा घर में जाने की कोशिश करते थे, या फिर बाहर के अंडे खाकर आए होते थे, है ना? तो हमारे भारत में आज भी ऐसा होता, बहुत सारे लोगों के घर में ये रिचुअल्स निभाए जाते हैं, ठीक है? ये कॉमन है। और जब तिवारी सर को ही उनके घर की रसोई में जाने की रोक थी, तो हमें इस बात का बुरा नहीं लगता था। ठीक, मैं आखिर मैम ने हमें इन जगहों से दूर क्यों रखा था? सभी स्टूडेंट उनकी भावनाओं को समझते भी थे, और कभी किसी ने उन उस लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश भी नहीं की थी। लेकिन मेरे लिए उस लक्ष्मण रेखा को और मैम से रिश्तों को एक दिन उन्होंने खुद ही खत्म कर दिया, और एक नया रिश्ता बना दिया जो आज भी बना हुआ है। ठीक है? हुआ ये था कि रविवार का दिन था। अब हम उसके आगे की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि अब उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है? रविवार का दिन था। हॉस्टल के मेस का रसोइया छुट्टी पर था। ठीक है? जो हॉस्टल के जो उनका रसोइया थे, ठीक है, वो उस दिन छुट्टी पर थे, और हम कंगले लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे। मतलब ये लोग इतने कंगाल थे, स्टूडेंट थे ना, तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे। हम बाहर जाकर खाना खा सके, लेकिन भूख तो लगी थी। तो हम में से कुछ लोगों ने तय किया कि चलो तिवारी सर के घर चलते हैं। ठीक है? अब इन लोगों ने तय किया कि कहाँ चलते हैं? चलो हम लोग तिवारी सर के घर चलते हैं। अगर आप लोग भी हॉस्टलर रहे थे, ठीक है, तो आपको भी पता होगा, आप लोगों ने भी अपनी लाइफ को इस तरह से जिया होगा। याद करें उस पल को। ठीक, चलिए। तो यहाँ पर अभी हम तिवारी सर के बारे में बातें कर रहे हैं, और वहां पर मैम के हाथों की दाल बाटी खाएंगे। ठीक है? इन्होंने डिसाइड किया। ये पहली बार नहीं था जब हमने ऐसा किया था। रविवार के दिन अक्सर ही हम सर के यहाँ चले जाते थे, वहां दाल बाटी खाते थे। खाते हुए बातों ही बातों में कोई बात निकलती थी, कोई सवाल आता था। ठीक है? जब खाना खाते थे तो इनको कोई ना कोई बात, जब ये बातचीत करते थे तो कोई ना कोई सवाल भी आते थे। होता है ना, हम सभी के दिमाग में भी कोई ना कोई डाउट होता है। ठीक है? कोई ना कोई सवाल होता है जिसे हम पूछना चाहते हैं। तो वहां सर की क्लास शुरू हो जाती थी, और जिंदगी की किताब के किसी एक सब्जेक्ट का पन्ना इतना खुल करके हमें समझने को मिलता था, जो पूरी जिंदगी को बदलने के लिए काफी हो सकता था। तो हॉस्टल से ही मैम को फोन करके उनकी परमिशन ली, और उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दी। जब हम उनके घर पहुंचे तो तिवारी सर गार्डन में थे, और हम सभी को ड्रिल पहले से ही पता थी कि कुछ लोगों को शेड से जाकर कंडे लेकर आना था। ठीक, कुछ लोगों को टीन उठाकर लाना था जिस पर बाटियों को सेका जा सके। ठीक है? सबको अलग अलग टारगेट दे दिए थे कि जब बाटी बनेगी तो उनको क्या क्या चीजें लेकर आना है, और कुछ लोगों को वहीं रुक कर तिवारी सर की मदद भी करनी थी। उसके अलावा कुछ लोगों को अंदर जाकर तिवारी मैम की मदद करना थी, ताकि किचन से गार्डन तक बना हुआ आटा और बाकी का सामान लाया जा सके। ठीक, और बाटियों को बनाकर सेकने के लिए कंडों पर डाला जा सके। आप सभी को तो पता होगा कि बाटी कैसे बनती है। ठीक है? बाटी बनाने का काम सर का होता था, और दाल बनाने का काम मैम का होता था। तो दोनों आपस में वो सारी चीजें किया करते थे, दाल बाटी बनाने का काम। ठीक है? हस्बैंड वाइफ। तो कुछ लोग बाहर रुक गए और कुछ लोग अंदर चले गए। घर के अंदर जाने वालों में से एक मैं भी था। अब ये भी घर के अंदर चले गए थे। तो मैं और बाकी के लड़कों के घर के अंदर गए। हमने घर के बाहर अपने चप्पल उतारे, घर के बाहर लगे नल पर अपने हाथ पैरों को साफ किए और पहुंचे। नल के पास लटके हुए टॉवल से हाथ पोंछे, और लिविंग रूम से होते हुए हर बार की तरह हम सब किचन के गेट से के बाहर खड़े हो गए। ठीक है? हर बार की तरह ये लोग किचन के गेट के बाहर खड़े हो गए। मैम किचन में आटा गूंथ रही थी, और हमारे आने की आहट सुनकर मैम ने हमको देखा, हमें देखकर मुस्कुराई और बोली, अभी आटा बनने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये उनकी बातचीत हो रही थी वहां पर। ठीक है? मैम की मुस्कुराहट इतना सुकून देने वाली होती थी कि लगता मानो कोई देवी मुस्कुरा रही हो। ठीक है? उनकी स्माइल बहुत ही जबरदस्त थी। ठीक है? होता है ना कि जब कोई स्माइल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है? और उस देवी को मुस्कुराते हुए देखते रहो। उनकी आंखों में जो वात्सल्य, जो प्यार हुआ करता था, उसे देखकर माँ की याद आ जाती थी। और जब वो किचन में होती थी तो यही लगता था कि माँ अन्नपूर्णा खुद अपने हाथों से खाना बना रही हो। तो जब उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लगेगा, तो जैसे किसी स्कूल में छोटे बच्चे एक साथ प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम सभी ने एक सुर में कहा, कोई बात नहीं मैम, हम यहीं पर इंतजार कर लेंगे। है ना? अच्छा लगता है जब सभी लोग
एक साथ एक सुर में कहते हैं। ठीक, उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर मेरा नाम लेते हुए बोली, अच्छा गोविंद सुनो। उनका नाम क्या था? गोविंद था। मैंने कहा, जी मैम। तो वो बोली, ये बताओ तुम आज सुबह नहाए थे या नहीं नहाए थे? ठीक है, अब वहां पर उनसे पूछा गया। मैंने कहा, आज तो 2 बार नहाना हो गया मैम। सुबह तो नहाया था, अभी आने के पहले भी नहाकर आया हूँ। मैम ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, हॉस्टल वाले लड़के भी 2 बार नहाते हैं, ये तो पहली बार सुन रही हूँ। अब आप लोग भी इस चीज को सुन सकते होंगे, आप लोग भी इस चीज को समझ सकते होंगे कि ऐसा होता है। हाँ, आप लोग भी कभी हॉस्टल में रहे होंगे। ठीक है, मैं मैम की बात को सुनकर थोड़ा सा शर्मा गया, लेकिन मैं कुछ बोलता उसके पहले कि मेरा रूम पार्टनर वासु बोला। ठीक है, इनके जो रूम पार्टनर थे वो थे वासु। हाँ मैम, ये हम हॉस्टल वालों के नाम पर बट्टा लगता रहता है। यहाँ हम हफ्ते में 2 बार नहा ले तो बड़ी बात है, और ये कई बार दिन में 2 बार नहा लेता है। ठीक, वासु की बात से हम सब हंसने लगे। मैम भी खिलखिलाकर हंस दी। फिर मैम हंसते हुए ही बोली, और आज कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया तुमने? मैम का मतलब था कि अंडों से, है ना। मतलब अब वो किचन में थे, बातें कर रहे थे, तो 2 चीजों से उनको मतलब आना अलाउ नहीं था। एक था उनका अंडे से और दूसरा था बिना नहाने से। ठीक है, मैंने ना में सर हिला दिया और मैं मुंह से कुछ बोलता उससे पहले वासु फिर बोल पड़ा, मैम इसने उस मामले में से भी हम हॉस्टल वालों का नाम मिट्टी में मिला रखा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा वैसा खाता ही नहीं। माहौल में फिर से हंसी की लहर दौड़ पड़ी। फिर मैम बोली कि गोविंद तुम एक काम करो, तुम किचन में आ जाओ, पर बस तुम आओगे तो कोई नहीं, और अंदर आकर ये जो सामान बाहर ले जाने के लिए मैंने अलग से निकाल कर रखा हुआ है, उसको एक एक करके इन लोगों को दे दो, और तुम मेरी मदद के लिए यहीं पर रुक जाओ। मतलब उन्होंने सामान देने को बोला और उसको एक एक करके सामान देने को बोला और उनको रुकने को कहा। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। पर मैम ने फिर से बोला, घबराओ मत, मैं खुद तुम्हें यह कह रही हूँ कि अंदर आओ। आज आज से मेरे घर के साथ किचन के दरवाजे भी तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। बस नहाए बिना अंदर आना मत, समझे? ठीक है, अब इनको किचन में अलाउ कर दिया, लेकिन बिना नहाए इनको अंदर आने को अलाउ मतलब वो कर दिया कि आप अगर नहीं नहाएंगे तो नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए, उनकी बातों को सुनकर हाँ मैंने सर हिला दिया। ठीक है, उन्होंने हाँ किया। उस वक्त मेरे पास कहने के लिए ना ही शब्द थे और ना ही रूंधे हुए गले में इतनी ताकत थी कि मैं कुछ कह पाता। ठीक है, लेकिन मेरी आंखों ने मेरे दिल की बात जरूर कह दी थी, और मेरी आंखों से कुछ बूंदे निकल कर मेरे गालों पर आ चुकी थी। उनके आंखों से आंसू आ चुके थे, और कुछ बूंदों ने मेरी कत्थई रंग की प्लेन शर्ट पर गिर गया और उस पर अपनी पहचान भी छोड़ दी थी। मेरी इस हालात को मैम ने भी देख लिया था। उन्होंने तुरंत आटे से अपना हाथ हटाया और सिंक में जल्दी से हाथ धोया और पल्लू से हाथ पोंछते हुए मेरे पास आई, और मैं अभी भी दरवाजे पर खड़ा हुआ था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और किचन के अंदर लेकर आई। ठीक है, मतलब इतने दिनों के बाद में ये जो प्यार जताया था कि अब तुम अंदर आओ, उनके आंखों से आंसू आ चुके थे, बहुत इमोशनल हो गए थे। ठीक है, और ऐसा देखते ही वो जो मैम थी, ठीक है, अपना हैंड वॉश करके वो बाहर गई उनको लेने के लिए। ठीक, ये सब होने के बाद मेरी आंखों से और ज्यादा आंसू बहने लगे। ऐसा होता है ना कि जब कोई और हमारे सामने आता है तो हमारा इमोशंस जो होता है, हम और ज्यादा भावुक हो जाते हैं। ठीक है, ये देखकर मैम ने एक माँ की तरह अपनी साड़ी का पल्लू लिया और मेरी आंखों को पोंछने लगी, पर कुछ बोली नहीं। वो ऐसा पल था जब मैं रो रहा था। किचन के बाहर जो लड़के खड़े थे, उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे, और इन आंसुओं में दर्द नहीं था, सिर्फ प्यार था, खुशियां थी और एक अनोखी अनुभूति थी। इस बारे में बाद में आंसू ने मुझसे भी कहा था कि उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो माता यशोदा अपने कान्हा के ऊपर प्यार बरसा रही हो, और हम सब ग्वालों की तरह दूर खड़े उस प्यार के स्वर्गीय अनुभव को महसूस करके खुश हो रहे थे और साथ जल भी रहे थे।
कि प्यार हमें क्यों नहीं मिला, ठीक है, इनको इतना प्यार पहले क्यों नहीं मिला। तो उनका एक सवाल था। थोड़ी देर बाद मेरे आंसू रुके तो मैम बोली, बस अब मत रोना, ठीक है, और जाओ ये बर्तन और पानी जाकर उनको दे दो, नहीं तो थोड़ी देर से सब भूख से परेशान हो जाएंगे। और फिर मैम वासु से बोली कि तुम ये सब बर्तन रखने, ठीक है, अब यहाँ पर बातें हो रही है, अब इनका काम चल रहा है वहां पर, ठीक है, बर्तन रखने के बाद वापस आ जाना, तब तक आटा तैयार हो जाएगा, तो वो भी ले जाना बाटी बनाने के लिए। यह कहकर मैम फिर से आटा गूंदने लगी और फिर मैं एक एक करके सभी को बर्तन देने में लग गया। ठीक, चलिए, जब मैंने बर्तन दे दिए तो मैम बोली, अच्छा गोविंद सुनो, आज से तुम मुझे मैडम नहीं कहोगे, ठीक है, गोविंद को बोला कि आज से तुम मुझे मैडम नहीं कहोगे। मैंने उनकी बात सुनी और कहा, तो क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? और जवाब मिला, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। मैंने उनकी तरफ प्रश्नवाचक नजरों से देखा तो वो बोली, अगर मैंने तुम्हें माँ कहने का अधिकार दे दिया तो 3 हवाई जहाज अमेरिका से उड़ेंगे और एक अहमदाबाद से, और चारों तुम्हारे सीने पर ही लैंड होंगे, ठीक है, मतलब चारों कहीं ना कहीं से आएंगे और उनके ऊपर बरस जाएंगे। 4 लोग मिलकर तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे। मैं ये तो समझ चुका था कि मैम अपने चारों बच्चों की बात कर रही थी, ठीक है, उनके 4 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे और एक बेटी अमेरिका में रहते हैं और एक बेटा आईआईएम अहमदाबाद में एमबीए कर रहा था, वहां से एमबीए कर रहा था। कुछ महीने पहले ही वे चारों तिवारी सर और मैम की शादी की सालगिरह के मौके पर आए। अब इनकी तिवारी सर और मैडम की सालगिरह थी, तो सभी लोग एक साथ वहां पर पहुंचे। तब तब उनसे मुलाकात हुई थी। उन चारों के लिए मैं यही बात कह सकता हूँ कि वो चारों दो दो पैरों से चलते हुए दिल हैं। तो जब मैम ने कहा कि जीना दुश्वार कर देंगे तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आया था जब ये बातें चल रही थी, जब उन्होंने मैम ने कहा था, ठीक है। मेरी आंखों में फिर से सवाल थे। मेरे सवालों को समझते हुए मैम फिर बोली, तुम जानते हो ना मेरे 4 बच्चे हैं। उन्होंने फिर से उनको जताया कि तुम जानते हो ना कि मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है। मैंने कहा, हाँ, आपकी सालगिरह के मौके पर मिला भी था उनसे, और उनके दिल में प्यार के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं, तो वो जीना दुश्वार कैसे करेंगे, ये बात समझ नहीं आई, ठीक है। वो अपने फैमिली से बहुत प्यार करते थे, अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते थे। मैम फिर बोली, हाँ, वो बात तो है ही, और तू भी उसकी तरह ही एक चलता फिरता एक दिल है, पर ये बात नहीं है, ठीक है। मैम फिर आगे बोली, तुमने ध्यान दिया था कि क्या कि उनमें से 3 बड़े बच्चे तो मुझे माँ कहते हैं, लेकिन छोटा वाला माँ नहीं कहता, मम्मी कहता है, ठीक। उन तीनों में से तीनों बच्चे जो थे वो माँ कहते थे और एक जो था वो सिर्फ मम्मी कहता था। मैंने कहा, हाँ, मैंने ये भी नोटिस किया था कि अगर अक्षर भैया आपको माँ कहते थे तो अनंत और अर्णव भैया के साथ ही पार्वती दीदी भी अक्षर भैया पर गुस्सा करते थे और कहते थे कि माँ सिर्फ हम कह सकते हैं, तू माँ नहीं कह सकता, तू सिर्फ मम्मी बोल सकता है। मतलब दोस्तों, यहाँ पर वो चीजें बताई गई है कि आखिर में फर्क क्यों, ठीक है, माँ और मम्मी, आखिर में भाई बहन लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, ठीक है। मैम बोली, हाँ, सही कहा तुमने, और ऐसे ही मम्मी कहने का अधिकार सिर्फ सबसे छोटे अक्षर के पास है। बाकी तीनों मुझे माँ तो कह सकते थे, लेकिन मम्मी नहीं कह सकते थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, ऐसा होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। मैंने सवाल किया, ऐसा क्यों? मैम बोली, वो इसलिए क्योंकि जब अक्षर होने वाला था तो अनंत, अर्णव और पार्वती थोड़े बड़े हो चुके थे और उनको ये डर लगता था कि हमारी माँ का प्यार बट जाएगा। इसलिए अक्षर के होने के पहले ही ये फैसला हो गया था कि अब मुझे और कोई माँ नहीं कहेगा, माँ कहने का अधिकार सिर्फ इन तीनों का रहेगा। तो तुम समझ सकते हो कि जो अधिकार उन्होंने अक्षर को नहीं लेने दिया था, तो तुम्हें कैसे लेने देंगे, ठीक। चलिए दोस्तों, इसी लिंक पर दोबारा से ज्वाइन करें, इसी लिंक पर, ओके।